दोस्तों, एल्बर्ट जेम्स कॉर्बेट, जिन्हें दुनिया जिम कॉर्बेट साहब के नाम से जानती है, जो मृदभाषी, एक नीडर व समझदार शिकारी, पर्यावरणविद, वन्य जीव संरक्षण, खासकर बाघ, एक राइटर, फिलोसफर और न जाने कितने गुणों के स्वामी थे। आज उन्हीं के विषय में चर्चा करेंगे। इनकी कुछ चीज़ें बताना चाह रहा हूँ। इनका जन्म 25 जुलाई 1875 के दिन नैनीताल उत्तराखंड में हुआ था। उनके बचपन से जवानी और कीनिया जाने तक के सारे वृतांत तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जो आपको मेरे चैनल उत्तरांचल डायरीज़ में मिल जाएंगे। जो मित्र पहली बार आए हैं वो उत्तरांचल डायरीज़ में जाके देख सकते हैं। मैं ये भी बता चुका हूँ कि वो खुद को इंडियन मानते थे, भारतीय मानते थे। उनका कहना ये था कि मैं भारत में पैदा हुआ हूँ तो मैं भारतीय हूँ। लेकिन आज़ादी मिलने के 1 साल पहले वो कीनिया चले गए थे और नेरी में बस गए थे। वो 1946 नवंबर का समय रहा था। दिनांक 19 अप्रैल सन 1955 के दिन ये गोरा साधु हार्ट अटैक के कारण इस दुनिया को अलविदा बोलकर हमेशा के लिए चिर निद्रा में विलीन हो गया। सबको छोड़ गया, सारे दोस्तों को, अपनी यादों को ले गया, यादों को छोड़ गया। मगर ये कभी उत्तराखंड को नहीं भूल पाए। जिम कॉर्बेट साहब उत्तराखंड को नहीं भूले। हालांकि उस समय उत्तराखंड नहीं होता था, यूनाइटेड प्रोविंस होता था। यूनाइटेड प्रोविंस में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों ही आते थे और उस टाइम कहा यूपी जाता था। अभी भी यूपी बोलते हैं, उत्तर प्रदेश है, लेकिन उत्तराखंड अलग हो गया है। अब यूनाइटेड प्रोविंस नहीं है। नैनीताल के अलावा इनकी काफ़ी प्रॉपर्टी कालाडूंगी में भी थी। ये गर्मियों में नैनीताल और सर्दियों में कालाडूंगी में चले जाते थे रहने के लिए। ये सब मैं बता चुका हूँ आपको पहले। सन 1885 जब इनकी उम्र मात्र 10 साल की थी, तब इन्होंने अपनी ज़िंदगी का पहला तेंदुआ बाघ मारा था, शूट किया था। ये बातें मैं विस्तार से आपको पहले बता चुका हूँ, कैसे मारा, क्या मारा, सारी कहानियाँ बता चुका हूँ। लेकिन आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो शायद किसी यूट्यूबर ने नहीं बताया होगा। मेरे को लगता है कि नहीं बताया होगा। अब पता नहीं, वैसे बहुत सारे यूट्यूबर हैं वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड या जिम कॉर्बेट फैंस के। खैर, पहले तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं तहे दिल से आप सबका इस्तकबाल करता हूँ, आपका आभार प्रकट करता हूँ, नमस्कार बोलता हूँ आपको, और साथ ही स्वागत करता हूँ उत्तरांचल डायरीज़ में। आप सभी मित्र जो प्यार, सम्मान और जो आशीर्वाद दे रहे हैं, ब्लेसिंग्स जो आप दे रहे हैं, वो अतुलनीय है। बस अपना प्यार और आशीर्वाद इसी तरह से बना के रखिएगा, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। दोस्तों, जिम कॉर्बेट साहब के मुझे कुछ ऐसे पत्र, लेटर्स, चिट्ठियाँ, खत मिले हैं जो उन्होंने कीनिया जाने के बाद वहाँ से उत्तराखंड भेजे थे। उत्तराखंड में जो उनके मित्र थे उनको लिखे थे। इन पत्रों में कुछ पत्र उनकी बड़ी बहन मैगी के भी हैं। कई मित्रों को शायद ये जानकारी नहीं होगी कि सिस्टर मैगी जिम कॉर्बेट साहब की बड़ी बहन थी और ये दोनों भाई बहन जिंदगी भर कुंवारे रहे और एक साथ रहे। और भारत की आज़ादी से 1 साल पहले ये दोनों लोग साथ ही कीनिया चले गए थे। तो उन पत्रों की कुछ प्रतियां जो मेरे को मिली हैं वो मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ, जिन्हें सुनकर आप रियलाइज़ करेंगे कि उनका जिस्म, शरीर कीनिया तो चला गया था, लेकिन आत्मा और दिल उत्तराखंड में ही रचा बसा हुआ था। तो अब मैं उन पत्रों को पढ़ने जा रहा हूँ जो जिम कॉर्बेट साहब और उनकी बड़ी बहन मैगी ने लिखे हैं। ये पत्र उत्तराखंड के लोगों के प्रति उनके प्रेम के गवाह हैं। तो पहला पत्र उन्होंने जो लिखा था, इसको मैं पढ़ता हूँ। पहला पत्र है।
स्टैंडर्ड बैंक ऑफ साउथ अफ्रीका, नैरोबी, कीनिया, BEA। इसकी डेट है 24 मार्च 1948। प्रिय रामदत्त, मुझे मुझे तुम्हारे पत्र से यह जानकर गहरी खुशी हुई कि कालादुंगी में तुम और मेरे अन्य दोस्त कुशल से हैं। मुझे उम्मीद है कि अब की लाही की फसल बहुत अच्छी हुई होगी और ओलों से भी उसे नुकसान नहीं हुआ होगा। क्या हल्द्वानी और रामनगर के बीच लॉरी सेवा चल रही है? और क्या फतेहपुर से कालादुंगी की सड़क को पक्का किया जा रहा है? क्या जयलाल कालादुंगी में ही है? वो अपने बाग और जंगलों का क्या कर रहा है? क्या राम सिंह ने उसे उस जगह पर दुकान बना ली है जो जगह मैंने उसे दी थी? राम सिंह से कहना कि मैंने बैंक से कह दिया है कि वह उसे भत्ता दिया करे। उसको बोलना कि वो हर महीने नैनीताल जाके अपना भत्ता ले लिया करे। बैंक उसे जनवरी से भत्ते का भुगतान शुरू करेगा, इसलिए इस बार वो जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल का भत्ता निकाल सकता है, यानी कि बैंक से ले सकता है। राम सिंह से कहें कि मुझे उम्मीद है कि जब मैं आऊँगा तो मुझे अपना मकान और बगीचा अच्छी हालत में मिलेगा। बहादुर और कालादुंगी के मेरे अन्य दोस्तों को मेरा सलाम बोलना। पंडित मथुरा दत्त के बेटे गोविंद वल्लभ का पत्र मुझे मिला है। उसने मुझे आश्वासन दिया है कि वह मेरे सभी आसामियों को हिस्सेदार बनाने की मेरी इच्छा को पूरा करेगा। वो हल्द्वानी बैंक में मेरे शेयरों को राम सिंह को हस्तांतरित भी करवाएगा। अगर मेरे महान दोस्त पंडित मथुरा दत्त का निधन नहीं होता तो ये काम वो काफ़ी पहले कर देते, ये काम काफ़ी पहले हो जाता। मेरे आसमियों से कहें कि मैं अब भी उनके साथ हूँ और उन्हें किसी तरह की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मिस साहिबा मतलब मैगी। मिस साहिबा और मैं पहले से बेहतर हैं और जब हम पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे तो अपने घर कालादुंगी जरूर आएंगे। तुम्हारा जे कॉर्बेट। दोस्तों, ये पहला खत जो मेरी नज़रों में आया, आपने भी ध्यान होगा कि उन्हें कितनी चिंता थी हिंदुस्तान में अपने दोस्तों की। एक एक व्यक्ति को नाम से संबोधित कर रहे थे, नाम लिखा हुआ है सबका। वैसे भी मैंने पहले बताया है कि ये बहुत अच्छी कुमाऊनी और गढ़वाली दोनों ही भाषा बोलते थे। इसके अलावा हिंदी, नेपाली और अंग्रेजी की जानकारी तो उन्हें थी ही थी। नेपाली भी जानते थे, हिंदी भी बोलते थे और इंग्लिश तो खैर पैदा हुए तो ब्रिटिश फैमिली में ही पैदा हुए थे। अब सुनिए दूसरा पत्र। द्वारा स्टैंडर्ड बैंक न्योरी, कीनिया, डेट 13 जनवरी 1952। ये किसी चिरंजी लाल को लिखा है। प्रिय चिरंजी लाल, मैं जब कालादुंगी का बंगला तुम्हें दिया था तब मैं ये समझा था कि तुम इसे अपना शीतकालीन घर बनाओगे। कई अन्य लोग इस बंगले को चाह रहे थे, लेकिन क्योंकि तुम और तुम्हारे घर के सभी लोग मेरे दोस्त हैं, मैंने तुम्हें प्राथमिकता दी ताकि तुम कुछ समय के लिए सर्दी से बच सको, और इसलिए भी कि गांव में एक रसूख वाला व्यक्ति हमेशा रहेगा तो ज़रूरत पड़ने पर गांव के काश्तकार मदद के लिए उसके पास जा सकेंगे। लेकिन मुझे खेद है कि जैसा मैं उम्मीद कर रहा था वैसा नहीं हुआ, और अगर मैं सही सोच रहा हूँ तो तुम्हारे लिए वो बंगला सफ़ेद हाथी साबित हो रहा है। इसलिए मुझे खुशी होगी और मैं बहुत आभारी होऊंगा अगर तुम उसे मुझे लौटा दो।
तुम्हारा जवाब मिलते ही मैं तुम्हें वो 2,000 रुपये लौटा दूंगा जो तुमने इलाहाबाद बैंक के जरिए मुझे दिए हैं, और वो सारी रकम लौटा दूंगा जो तुमने बंगले पे खर्च की है। मैं तुम्हें भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि मैं यह आग्रह निजी लाभ के लिए नहीं कर रहा हूँ। अगर तुम ये बंगला लौटा देते हो तो मैं इसे पंचायत घर के लिए प्रधान को निशुल्क भेंट कर दूंगा। जहां तक मुझे जानकारी है, कालादुंगी को पंचायत घर की जरूरत है और ये बंगला उनके लिए बहुत उपयुक्त रहेगा। सोचो यार, सोचो यार, कितना सोचते थे उत्तराखंड वालों के लिए, हमारे बुजुर्गों के लिए, हमारे दादा परदादाओं के लिए। मुझे आशा है कि तुम और तुम्हारा परिवार कुशलता से होगे। वर्ष 1952 की मंगल कामनाओं के साथ, भवनिष्ठ जे कॉर्बेट। तीसरा पत्र। आप लोग बड़े ध्यान से इन खतों को सुने। ये पत्र लिखा है दिनांक 7 फरवरी 1962 के दिन, और ये पत्र दोबारा से चिरंजी लाल को लिखा है, क्योंकि इससे पहले जो पत्र अभी मैंने पढ़ा था उसमें याद होगा आपको, वो पत्र भी चिरंजी लाल को लिखा था और चिरंजी लाल ने उस पत्र का जवाब दिया होगा कि जिससे बोला था कि बंगला वापस कर दो, तो उसका जवाब दिया होगा। तो उसके जवाब में कॉर्बेट साहब ने जो पत्र लिखा वो मैं आपको फिर सुना रहा हूँ। प्रिय चिरंजी लाल, तुम्हारा 28 जनवरी का पत्र मेरे पास आज पहुंचा। मुझे खेद है कि मेरे पत्र से तुम्हें कष्ट हुआ। मैं सही तथ्यों से अनभिज्ञ था और तुम्हारी कोई चिट्ठी पत्री नहीं मिलने से मैं गलत राय बना बैठा। कृपया मुझे क्षमा करें। तुम्हारा ये कहना बिल्कुल सही है कि मैं कालादुंगी का बंगला तुम्हें इसलिए दिया था कि तुम सर्दियों में उसमें रह सको, और मुझे तुमसे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि तुम इस उद्देश्य के लिए बंगले का इस्तेमाल कर रहे हो। मैं तुम्हारा इसलिए भी आभारी हूँ कि तुम मेरे काश्तकारों में रुचि ले रहे हो। मैं कुछ सुझाव दे रहा हूँ जिन पर मेरी खातिर अमल करने का कष्ट करोगे। पहला सुझाव, जब अगली बार तुम कालादुंगी रहने के लिए आओ तो कृपया सभी काश्तकारों को एक साथ बुलाकर उनसे कहो कि वो अपना एक कारिंदा या मुख्तार आम चुन लें। उनसे कहो कि ऐसा करना बहुत ज़रूरी है, और अगर वे स्वयं नहीं चुनते हैं तो TGB अधीक्षक ऐसा एक आदमी नियुक्त करेगा। दूसरा सुझाव, पंचायत राज अधिकारी से कहना कि मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि वो मंडी में पंचायत घर बनवाना चाहते हैं, और अगर वो अनुमति दें तो मैं इसे बनवाने में 1,000 रुपये का योगदान करना चाहता हूं। तीसरा सुझाव, मुख्यमंत्री माननीय पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी से समय लें और उन्हें पूरी वास्तु स्थिति से अवगत कराएं। उनसे कहें कि मुझे बहुत खेद है कि जब मैं उन्हें पत्र लिखा तब मुझे वास्तविकता की जानकारी नहीं थी। इन्होंने कोई चिट्ठी लिखी होगी गोविंद बल्लभ पंत जी को, तो उसके लिए स्पष्टीकरण दे रहे हैं। और अब मुझे पता चल गया है कि उनकी सरकार पंचायत घर बनवाने के लिए धन दे रही है, और मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि जिस स्थान की पेशकश मैंने की थी उसके मुकाबले नई जगह पंचायत घर के लिए ज़्यादा उपयुक्त है। यानी कि उन्हें जगह भी याद है कहाँ पे कौन सी कैसी है। उन्हें ये भी बताएं कि मैंने पंचायत घर के निर्माण में अपना योगदान देने की अनुमति मांगी है, मतलब परमिशन मांग रहे हैं उनसे कि मैं योगदान देना चाहता हूँ। मुझे ये जानकर दुख हुआ कि मेरा एक पुराना दोस्त हीरा लाल इस संसार से चल बसा। हाल ही में मेरे कई दोस्त चले गए हैं
और मुझे लगने लगा है कि अब सागर पार जाने का समय आ गया है। थोड़ा उनको लगने लगा था। तुम्हें और उन सबको मेरा अभिवादन जो मुझे याद करते हैं। मैं हल्द्वानी के तहसीलदार को इस वर्ष के रकम के रूप में 910 रुपये का पोस्टल ऑर्डर भेज रहा हूँ। जो ज़मीन इन्होंने काश्तकारों को दी थी उसका लगान ये खुद भरते थे ना, तो वो रकम। तुम्हारा जे कॉर्बेट। खुद सोचिए, एक बंदा जो हिंदुस्तान छोड़कर चला गया है हमेशा के लिए, और कीनिया से पत्राचार द्वारा अपने लोगों से कुशल ले रहा है, अपने भवन, अपने बंगले, अपनी ज़मीनें दान दे रहा है। इतना ही नहीं, पंचायत घर बनाने के लिए उस समय के, सोचिए उस समय के 1947 के 1000 रुपये भेजने की बात कह रहा है। ऐसे इंसान को यार अगर उत्तराखंड के लोग देवता समान मानते हैं तो इसमें क्या गलत है। बहुत ही सज्जन और बहुत ही सम्मानीय, मैं तो कहूँगा उत्तराखंड का ये साधु, जिसे गोरा साधु कहते हैं, सिर्फ अपनी गोरी चमड़ी होने के कारण हिंदुस्तान छोड़कर कीनिया चला गया, सिर्फ गोरी चमड़ी होने के कारण। और जिस जमीन को छोड़कर गया हुआ है उसकी लगान वो वहां से जमा कर रहा है यार, बताओ, ताकि उसके जो लोग हैं, उसके जो काश्तकार हैं, उसके जो असमी लोग हैं, उनको आर्थिक परेशानी ना हो। सलाम है यार, ऐसे आदमी को सलाम है। अब चौथा एक पत्र में और पढ़ रहा हूँ जो कॉर्बेट साहब की बहन मैगी कॉर्बेट ने लिखा था। ये भी न्योरी कीनिया, दिनांक 8 मार्च सन 1951। ये कोई जगत सिंह जी को लिखा है। प्रिय जगत सिंह जी, प्रिय बाबू जगत सिंह जी, आपके 27 फरवरी के पत्र के लिए आपका धन्यवाद। जैसा कि मंदिर और मस्जिद के मामले में होता है, उन्हें अपने संसाधनों का वितरण स्वयं करना होता है। ये काम आपको नहीं करना है, लेकिन जब तुम उन्हें रुपया देते हो तब तुम्हें उन्हें अच्छी तरह से स्पष्ट कर देना चाहिए कि ये धन गरीबों तक पहुंचना ही पहुंचना चाहिए। साहब भी ऐसा ही चाहते थे, मतलब जिम कॉर्बेट साहब। तुमने कहा है कि अल्मोड़ा में बहुत से मंदिर हैं, इसलिए तुम प्रमुख मंदिरों को रुपया दो। अब इन्होंने ब्यौरा लिखा हुआ उस पर। अल्मोड़ा का हिंदू मंदिर, अल्मोड़ा के गरीबों में वितरण के लिए रुपया 1000। रुद्रप्रयाग का हिंदू मंदिर, रुद्रप्रयाग के गरीबों में वितरण के लिए रुपया 1000। मंडी कालादुंगी स्थित मंदिर, कालादुंगी में सभी जाति के गरीब हिंदुओं के लिए रुपया 500। मंडी कालादुंगी की मस्जिद, कालादुंगी के गरीब मुसलमानों के लिए रुपया 500। कालादुंगी और घोपला के भारतीय मेथडिस्ट पादरी को उसके निजी उपयोग के लिए रुपया 200। कालादुंगी में छोटी हल्द्वानी गांव के काश्तकारों को उनमें बराबर वितरण के लिए रुपया 2000 रुपया उनको बराबर बांटने के लिए। नैनीताल के भारतीय मेथडिस्ट पादरी को उनके निजी इस्तेमाल के लिए रुपया 300। नैनीताल में शिया सवारी का अध्यक्ष शिया सवारी के लिए रुपया 1000। तुम जो भी भुगतान करो उसकी सही रसीद प्राप्त कर लो। मैं बैंक के लिए एक पत्र इसके साथ नत्थी कर रही हूँ, जिसमें मैंने तुम्हें 9000 रुपये भुगतान करने को कहा है। इसमें तुम्हारे लिए 2500 रुपया, 1000 रुपया विरासत के और 1500 रुपया यात्रा खर्चा के शामिल हैं। मतलब यार यात्रा के लिए भी पैसा दे रहे हो उसको। ये राशि मिलते ही कृपया मुझे हवाई डाक से पत्र भेजो, ताकि मुझे पता चल सके कि ये राशि तुम तक सुरक्षित पहुंच गई है। तुम सभी को सलाम के साथ भवदिया मैगी कॉर्बेट।
अब एक अंतिम पत्र पढ़ रहा हूँ जो मैगी कॉर्बेट ने लिखा है, और इस पत्र में जो तारीख है वो स्पष्ट नहीं है कि ये कब लिखा गया है, लेकिन ये पत्र 10 एम्सन कोर्ट, विम्बलडन हिल रोड, लंदन SW1A से लिखा गया था। प्रिय बाबू जगत सिंह जी, तुम्हारे सहानुभूति पूर्ण पत्र के लिए धन्यवाद। नेरी मैं बहुत व्यस्त थी, जिससे मैं तुम्हारे सारे पत्रों का जवाब नहीं दे सकी। मैं अभी इंग्लैंड में हूँ और उम्मीद है कि अपनी आंखों का इलाज करा लेने व उन मित्रों से मिलने के बाद जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया है, करीब 3 महीने के बाद कीनिया चली जाऊंगी। मैं स्कॉटलैंड में भी कुछ हफ्ते रुकने की सोच रही हूँ। अभी मैं अपने भतीजे के साथ यहाँ हूँ, जो मुझे लेने कीनिया आया था। साहब के बिना मैं बहुत खाली खाली महसूस करती हूँ। जिम कॉर्बेट साहब की डेथ की बात का है मतलब ये लेटर। लेकिन उन्होंने मुझे सीख दी थी कि मैं बहादुर और बुद्धिमान बनूं और दुनिया के उन लोगों के लिए ज़्यादा खुशगवार बनने का प्रयत्न करूं जो इसमें रहते हैं। साहब के सरोकार के लिए जो साहब के सरोकार के लिए थे, अपने लिए नहीं। वो अंतिम दिन तक लिखने में व्यस्त थे और अस्पताल में केवल आखिरी एक दिन रहे। उस दिन उनके सीने में बहुत दर्द रहा, लेकिन उन्होंने बहादुरी से उसे सहा और उफ तक नहीं की। मैं समझती हूँ अपना उदाहरण पेश कर उन्होंने दुनिया में बहुत भला काम किया। तुमने उनके लिए खूबसूरत श्रद्धा सुमन फोटो भेजे, उसके लिए मैं तुम्हारी आभारी हूँ। उन्हें प्राप्त कर मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं उन्हें संभाल कर रखूँगी। वहाँ सबको मेरा धन्यवाद कहो जो हमसे इतनी सहानुभूति रखते हैं और जिम की यादों को इस तरह सजोए हैं। ये पाकर मैं बहुत भावुक हो जाती हूँ। तुमने अपनी पत्नी और गोविंद की जो फोटो भेजी वो बहुत सुंदर है। ये इतने अच्छे ढंग से डेवलप की गई है कि जिम बहुत चुस्त, लंबे और अजनबी से दिखते हैं। तुम सभी की खुशहाली की कामना के साथ खास तौर पर तुम्हारी श्रीमती को तहे दिल से सलाम। भवदिया एम कॉर्बेट द्वारा स्टैंडर्ड बैंक, नियरी, कीनिया। तो दोस्तों ये कुछ खत थे जो जिम कॉर्बेट और मैगी कॉर्बेट साहब ने हिंदुस्तान भेजे। मैंने बताया था ना कि उनका शरीर जरूर कीनिया चला गया था, लेकिन आत्मा उनकी यहीं हिंदुस्तान में और उत्तराखंड में ही बसी हुई थी। ये गोरा साधु हम उत्तराखंडियों के पूर्वजों के उनका सच में रखवाला था, जिसने पता नहीं कितने आदमखोर बाघों और तेंदुओं को से लोगों को बचाया। खासकर पनार का आदमखोर तेंदुआ या रुद्रप्रयाग का आदमखोर तेंदुआ, चंपावत की आदमखोर बाघिन हो या तल्लादेश की, चुका का नरभक्षी हो या थाक का नरभक्षी, जितने आदमखोर बाघों को मारा उन सब की कहानी तो मैं आप लोगों को सुना चुका हूँ, जो इसी चैनल उत्तराखंड ये उत्तरांचल डायरीज में मौजूद हैं। आप लोग सुन सकते हैं एक एक करके, कितनी मशक्क़त, कितनी मेहनत से एक एक बाघ को इन्होंने मारा और अकेले जाके मारा। जिम कॉर्बेट साहब एक सच में महान व्यक्ति थे, जिन्होंने लोगों के दिलों में राज किया। यार ऐसा महान आदमी मैं यार बार बार नमन करता हूँ, मैं सलाम ठोकता हूँ। यार जो मित्र पहली बार चैनल में आए हैं उनको बताना चाहता हूँ कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और जिम कॉर्बेट साहब के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करें। यकीन मानिए आप भी जिम कॉर्बेट साहब के फ़ैन हो जाएंगे। आप इनकी सारी कहानियाँ पढ़िए, इनकी पूरी हिस्ट्री पढ़िए। मैं सब सुनाते जा रहा हूँ, सिर्फ शिकारी की नहीं, इनके बारे में और भी बहुत सारी बातें मैं बता रहा हूँ। आप सुनते जाइए, आप फ़ैन हो जाएंगे।
इसी के साथ दोस्तों अभी तो मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ, और मेरे ख्याल से ये चिट्ठियाँ शायद पहली बार मैं ही हूँ जो यूट्यूब में सुना रहा हूँ, इसलिए अधिक से अधिक शेयर करने की कोशिश करें ताकि अन्य लोगों को भी जिम कॉर्बेट साहब के बारे में पता चल सके। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क तो लोग ज़रूर जाते हैं, मतलब हमारे यहाँ आते हैं, मगर सिर्फ बाघ को देखने, शेर को देखने, लेकिन जिम कॉर्बेट साहब के बारे में उन्हें जानकारी नहीं होती है। उनको जानकर, उनको पहचान कर जब वो नेशनल पार्क देखने के लिए आएंगे तो उनके पास एक वजह होगी, और जिम कॉर्बेट साहब से संबंधित और बहुत ढेर सारी जानकारियाँ होंगी, और नेशनल पार्क का और ज़्यादा आनंद और लुफ्त वो उठा पाएंगे, है ना। जब उसके बारे में पूरा पता होगा तभी ज़्यादा आनंद आएगा। तो दोस्तों अभी तो चलता हूँ, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, साथ ही अपने जो स्वीट्स मीठे मीठे कमेंट्स भी दें। सो फ्रेंड्स, बाय बाय। जय बद्री विशाल, जय उत्तराखंड, जय जय जय, जय माँ भारती।